नमस्कार साथियों, मैं एमएस गुजर प्रति क्लासेज के YouTube चैनल पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारतीय राज्यव्यवस्था की जो अब तक की क्लासें हुई हैं उनमें हमने सबसे पहले भारतीय संविधान और उसके बाद में भारतीय संसद पे चर्चा की है। क्योंकि भारतीय संसद में हमने बेसिक जानकारी और लोकसभा पढ़ी, उसके बाद में पिछली क्लास में हमने राज्यसभा पर चर्चा की थी। दोस्तों, आज हम भारत के राष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे। भारत का राष्ट्रपति भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 62। दोस्तों ध्यान रखना, भाग 5 में और अनुच्छेद 52 से 62 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। भारत का जो राष्ट्रपति है उसका पद दोस्तों भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। इस पद को हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया है। पर अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति में दिन रात का अंतर है दोस्तों। ये बात हमने पहले ही कंफर्म कर ली थी कि वहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, वहां एक कार्यपालिका होती है जो वास्तविक है, बल्कि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, यहाँ वास्तविक और नाममात्र 2 कार्यपालिकाएं होती हैं। परंतु इस पद को हमने ग्रहण किया है अमेरिका से और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 62 में है। साथियों, राष्ट्रपति में जो 11 अनुच्छेद है 52 से 62, उन सब का हमें एक एक का उल्लेख करना है। तो सबसे पहले हम चर्चा करें अनुच्छेद 52। दोस्तों महत्वपूर्ण है, 52 से लेकर 62 सारे अनुच्छेद हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों। अनुच्छेद 52 ये कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस क्रम में हम आगे चलें तो अनुच्छेद 53, 52 के बाद जो दूसरा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 53। 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नंबर 53, आर्टिकल 53 या अनुच्छेद 53 में लिखा है राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा। दोस्तों इसको आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62। अनुच्छेद 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 में लिखा है राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा। दोस्तों दूसरे शब्दों में मैं कहूं, आपको बताऊं तो भारत की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी संवैधानिक प्रमुख होगा या कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी, एक ही बात है। अर्थात भारतीय संविधान ने सारी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की हैं, परंतु उनका वास्तविक उपभोग कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। दोस्तों अब हम चर्चा करें अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति जो है, भारत का जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन, साथियों ध्यान रखना, निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन डायरेक्ट जनता नहीं करती है, उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों निर्वाचक जो मंडल होगा उसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। अब हमें चर्चा करनी है निर्वाचक मंडल की, क्योंकि निर्वाचक मंडल में 3 प्रकार के सदस्य होंगे। साथियों राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें कुल 3 प्रकार के सदस्य शामिल होंगे। नंबर एक जो पहला है, उसमें भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसका जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें कुल 3 प्रकार के सदस्य होंगे। नंबर 1, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, पहली बात है दोस्तों। तो यहां दोनों सदनों से तात्पर्य लोकसभा और राज्यसभा से है, और इन दोनों के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि पहले बता दिया है राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है 12 और लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है 2। ये 14 सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेंगे। अगली हम चर्चा करें नंबर 2,
राज्य जो विधानसभाएं हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और जिसका उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में। दूसरे प्रकार के जो सदस्य होंगे राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगर किसी विधानसभा में कोई मनोनीत सदस्य है तो वो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेगा। और नंबर 3, दिल्ली एवं पांडिचेरी, दिल्ली तथा पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यह भी ध्यान रखना दोस्तों। दो विधानसभाएं हैं, दिल्ली और पांडिचेरी। इन दोनों केंद्र शासित विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा ले सकेंगे। तो 3 प्रकार के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य हो गए परंतु निर्वाचित हैं। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य हो गए और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य हो गए। इन 3 प्रकार के सदस्यों से मिलकर भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनेगा और जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा। और निर्वाचक मंडल का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 54 में है। अब हम यहाँ एक चर्चा करेंगे कि दिल्ली और जो पांडिचेरी है इनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का कब बनाया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखना, 17वां संशोधन किया गया और यह संशोधन हुआ 1992 में। 17वां जो संशोधन था वो 1992 में किया गया और इस संशोधन के द्वारा दिल्ली, ध्यान रखना दोस्तों, दिल्ली और साथ में पांडिचेरी दोनों विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का अंग बना दिया गया। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का अंग कब बनी। 1992 में। कौन से संशोधन के द्वारा? 17वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी अथवा राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा। और अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। हम चर्चा करें अनुच्छेद 55 की। साथियों ध्यान रखना, अनुच्छेद 55 निर्वाचक मंडल, अच्छी बात है। अब 55 में वो निर्वाचन की प्रणाली है, निर्वाचन की। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। सुनना दोस्तों, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। वैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन पूरा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे क्लास में आगे, पर मैं आपको बता देता हूं राष्ट्रपति निर्वाचन में व्यक्ति का महत्व न होकर के, व्यक्ति के वोट का महत्व न होकर के उसके एवरेज या उसका जो मूल्य है वोट का, उसका महन या महत्व होता है, उसका अहम योगदान होता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में काम ली जाती है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 55 में। अब चर्चा करें दोस्तों अनुच्छेद 56 पदावधि। तो दोस्तों पदावधि अथवा कार्यकाल, पद की अवधि या समय सीमा अथवा कार्यकाल। तो सीधी सी बात है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। भारत का जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया है और इस पदावधि या कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 56 में। तो दोस्तों दोबारा एक बार चर्चा करें, अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, संवैधानिक प्रमुख होगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और निर्वाचक मंडल में 3 प्रकार के सदस्य शामिल होंगे। अनुच्छेद 55 अनुपातिक प्रतिनिधित्व की
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली काम में ली जाएगी और अनुच्छेद 56 पदावधि अथवा कार्यकाल, यानी उसका कार्यकाल क्या होगा, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा दोस्तों 5 वर्ष। इस क्रम में हम थोड़ी आगे चर्चा करें, क्योंकि हमें 52 से लेकर 62 कुल 11 अनुच्छेद पढ़ने हैं दोस्तों। हमने अनुच्छेद 56 तक चर्चा की है और आगे की बात हम करें राष्ट्रपति में तो अनुच्छेद 57 दोस्तों, अब हम चर्चा कर रहे हैं अनुच्छेद 57 या 57। इसमें लिखा है पुनर्निर्वाचित। साथियों, भारत का राष्ट्रपति कितनी ही बार निर्वाचित हो, एक व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति बने, इसके लिए कोई समय सीमा या कोई बाध्यता नहीं है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 57 में है। परंतु यहाँ एक चीज क्लियर कर देता हूं, अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनाया जाता है या जो राष्ट्रपति बनता है वो केवल 2 बार, अमेरिका में केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसके बाद वो उसके लिए एप्लीकेबल या वैध नहीं है। बल्कि भारत में भारत का राष्ट्रपति हो कितनी ही बार बने, कितनी ही बार निर्वाचित हो, उसकी कोई समय सीमा या बाध्यता नहीं है। और इस पुनर्निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 57 में है। दोस्तों, अब हम चर्चा कर रहे हैं अनुच्छेद 58 की, और अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति की योग्यता। योग्यता की हम चर्चा करें कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कौन सी अर्हताएं या योग्यताएं होनी चाहिए, तो जो बेसिक योग्यता है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1 दोस्तों, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। और नंबर 3, किसी लाभ के पद पर न हो। ये इसकी बेसिक योग्यताएं हैं दोस्तों। भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। और इन योग्यताओं को उल्लेख अनुच्छेद 58 में। दोस्तों, इस क्रम में हम आगे बढ़े तो यह है अनुच्छेद 59। और अनुच्छेद 59 में शर्तें, कंडीशन कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या है, जैसे कोई पागल न हो, दिवालिया न हो, राष्ट्रद्रोह या राष्ट्रद्रोह का इस प्रकार का कोई मामला इसके ऊपर नहीं चल रहा हो, ये सारी चीजें शर्तों अथवा कंडीशन अनुच्छेद 59 के अंतर्गत आएंगी। और अब हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 60। दोस्तों, यह है अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 60 में उल्लेख है शपथ। भारत के राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख, साथियों ध्यान रखना, भारत के राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में। और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो है भारत के सीजेआई, मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। वैसे साथियों, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ भारत का राष्ट्रपति ही दिलाता है। पर बात करें राष्ट्रपति की तो शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में, और शपथ दिलाने वाले हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। और अब हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में दोस्तों महाभियोग, राष्ट्रपति में लगने वाले महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। अगर भारत का राष्ट्रपति सिद्ध कदाचार, असमर्थता या किसी प्रकार के पद के दुरुपयोग का दोषी पाया जाता है तो उसे अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकेगा। दोस्तों, ये महाभियोग की प्रक्रिया संसद में चलेगी। इसकी शुरुआत लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन के द्वारा कर दी जाएगी। पर पिछली क्लास में मैंने बताया था, अगर भारत के उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसकी पहल केवल राज्यसभा के द्वारा ही की जाएगी, और उसका उल्लेख अनुच्छेद 67 में है। परंतु राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगता है उसका उल्लेख केवल अनुच्छेद 61 में है। और अब हम दोस्तों अंतिम अनुच्छेद की बात करें तो यह है अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 ये कहता है कि किसी कारण से मान लो भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित चल रहा है, तो उसकी अनुपस्थिति में भारत का उपराष्ट्रपति
उसके कर्तव्यों का पालन कर सकता है या उसके पद की जिम्मेदारी संभाल सकता है। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कर्तव्यों का निर्वहन या संचालन भारत का उपराष्ट्रपति करेगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 62 में किया गया है। दोस्तों, आज हम भारत का राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। इसका उल्लेख भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 62 में है और इस पद को हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया है। एक एक अनुच्छेद पढ़ते आ रहे हैं। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। 54 एक निर्वाचक मंडल होगा। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 56 पदावधि यानी कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 57 पुनः निर्वाचन, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। 58 में योग्यताएं और दोस्तों 59 में शर्तें, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग और 62 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन भारत का उपराष्ट्रपति कर सकेगा। दोस्तों, मैं एमएस गुजर आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्रगति क्लासेज के YouTube चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यहाँ से जो सेवाएं दी जा रही हैं, निःशुल्क कक्षाएं आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, उनका लाभ लें। इस क्रम में हम आगे बढ़े तो साथियों ध्यान रखना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। दोस्तों, यह एक चीज और क्लियर करता हूं, लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले, पहली चीज, लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले पहले राष्ट्रपति और सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति रहने वाले। पहले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति रहने वाले भी राजेंद्र प्रसाद और लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले भी पहले व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अब बात करें वर्तमान राष्ट्रपति की। दोस्तों, वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं और ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। दोस्तों ध्यान रखना, रामनाथ कोविंद जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं और वैसे इनका संबंध मूल रूप से कानपुर यूपी से है, कानपुर उत्तर प्रदेश से है। परंतु एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब ये राष्ट्रपति बने उससे पहले या जस्ट उससे पहले ये बिहार के राज्यपाल थे। रामनाथ कोविंद जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं दोस्तों, वो 14वें राष्ट्रपति हैं। इनका संबंध मूल रूप से कानपुर यूपी से है और राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये बिहार के राज्यपाल थे। साथियों इस क्रम में एक चीज और ध्यान रखनी है, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पूछा जाएगा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो दोस्तों ये थी अपनी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसका संबंध अपने राजस्थान और राजस्थान के सीकर जिले से था। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी और इसी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव भी हासिल हुआ। पिछली क्लास में मैंने बताया था आज तक किसी भी महिला को भारत का उपराष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल नहीं हुआ है। तो साथियों आप ध्यान रखना, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। अब तक हमने अनुच्छेद 52 से 62 तक का उल्लेख किया है, प्रथम और वर्तमान राष्ट्रपतियों की चर्चा की है। और दोस्तों अब हम इस टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं जो काफी महत्वपूर्ण पक्ष है इसका, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। ध्यान रखना, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा किया जाता है और उसके लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली काम में ली जा रही है
उसका उल्लेख हम यहाँ करेंगे। तो दोस्तों चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की। राष्ट्रपति का निर्वाचन साथियों समझना बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा करें तो दोस्तों निर्वाचन जो संपन्न करवाने वाला बोर्ड है वो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाएगा, पहली बात। नंबर 2, दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसकी जमानत की राशि, जो चुनाव लड़ेगा जो जमानत की राशि उसे देनी पड़ेगी वो होगी 15,000 रुपए। जमानत की राशि 15,000 रुपए होगी और निर्वाचन होगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगर किसी उम्मीदवार को डाले गए कुल वैध मतों का, ये इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण है, डाले गए कुल वैध मतों का अगर 1/6 हिस्सा प्राप्त नहीं होता है, कुल वोट जो डाले गए हैं वैध हैं, सही मत हैं, उनका अगर 1/6 हिस्सा नहीं प्राप्त होता है तो उसकी जमानत राशि आरबीआई के पास जब्त हो जाती है। तो राष्ट्रपति जिनको 1/6 हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ है, उम्मीदवार हैं वो, उनकी आरबीआई राशि जब्त कर लेता है जो जमानत उसने दी है 15,000 रुपए। चूंकि आरबीआई की बात करें, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर दोस्तों शक्तिकांत दास है। तो जमानत राशि 15,000 रुपए, 1/6 हिस्सा वैध मतों का नहीं मिल रहा है तो आरबीआई उसे जब्त कर रहा है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। दोस्तों इस क्रम में हम आगे चर्चा करें तो प्रस्तावक और अनुमोदक, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक। ये 100 सदस्य कौन से होने चाहिए, इस पे चर्चा हमें करनी। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। दोस्तों प्रस्तावक और अनुमोदक कुल मिला के हो गए 100 और ये 100 सदस्य ध्यान रखना निर्वाचक मंडल का अंग होने आवश्यक है। ये जो 100 सदस्य होंगे वो निर्वाचक मंडल के सदस्य भी होने चाहिए, यानी कि या तो सांसद होने चाहिए या फिर वो विधायक या फिर मिलाकर के आधा आधा भी हो सकता है। तो निर्वाचक मंडल के अंग प्रस्तावक और अनुमोदक ये 100 सदस्य होने चाहिए, तभी कोई आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें 1971 की जो जनसंख्या है, जो जनगणना हुई, उस जनसंख्या को आधार बनाकर ही वोटिंग की जाती है। तो जनसंख्या का जो आधार है वो 1971 का वर्ष होगा। अगर किसी भी कारण से कोई विवाद हो जाए, राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो गया तो अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। मान लो कोई विवाद हो गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। 1971 की जो जनसंख्या है उसको आधार माना जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग चल रही है, साथियों महत्वपूर्ण है, तो ऐसी स्थिति में उस विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेंगे। दोबारा क्लियर करते हैं। मान लो राष्ट्रपति के निर्वाचन या राष्ट्रपति का चुनाव होना है और किसी भी राज्य की विधानसभा भंग चल रही है तो उस विधानसभा के जो सदस्य हैं संबंधित वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेंगे। 6 सदस्यों के द्वारा ही राष्ट्रपति का निर्वाचन संभव करवाया जाएगा। दोस्तों राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसमें विधायकों और सांसदों का मत मूल्य निकाला जाएगा। ये तो मैंने पहले बताया, वोट का मूल्य होगा न कि आदमी का मूल्य होगा, इसे ही तो कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व है। तो विधायकों का मत मूल्य अलग निकाला जाएगा और सांसदों का मत मूल्य अलग निकाला जाएगा।
और उसी मत मूल्य के हिसाब से ही दोस्तों जीत और हार का निर्धारण किया जाएगा। अब मेन बात यह है कि भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा उसमें विधायक का मत मूल्य कैसे निकलेगा और सांसदों का मत मूल्य कैसे निकलेगा। तो इससे पहले एक बार हम दोबारा चर्चा करें। हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। साथियों, राष्ट्रपति का निर्वाचन केंद्रीय निर्वाचन आयोग संपन्न करवाएगा। समझना, जमानत की राशि 15,000 रुपए होगी। अगर जब्त होती है तो आरबीआई करेगा। एक टच हिस्सा अगर प्राप्त नहीं हुआ तो जब्त होगी। मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। प्रस्ताव और अनुमोदक 50-50 100 सदस्य निर्वाचक मंडल का अंग होने आवश्यक है। 1971 की जनगणना आधार होगी। विवाद हो गया तो अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। विधानसभा अगर कोई भंग चल रही है तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेंगे और विधायकों और सांसदों का मत मूल्य निकाला जाएगा। एक चीज यहां क्लियर करनी है दोस्तों, विधायकों का मत मूल्य अलग अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि समस्त राज्यों की जो जनसंख्या है वो अलग अलग है, परंतु समस्त सांसदों का मत मूल्य समान होगा। इस चीज को भी क्लियर करना, विधायकों का मत मूल्य समान होगा, अलग अलग होगा क्योंकि समस्त राज्यों की जनसंख्या अलग है, और सांसदों का मत मूल्य समान होगा क्योंकि विधायकों के मत मूल्य से ही सांसद का मत मूल्य निकाला जाएगा। अब हमारे सामने एक चीज है कि भाई विधायक और सांसद का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधायकों और सांसदों का मत मूल्य निकाला जाता है क्योंकि इसकी आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम विधायक और उसके बाद सांसद मत मूल्य निकालने की जो प्रक्रिया है उस पर चर्चा करेंगे। तो बात करें एक विधायक का मत मूल्य निकालने का सूत्र। विधायक का जो मत मूल्य है वो कैसे निकलेगा साथियों? राज्य की 1971 की जनसंख्या, ध्यान रखना दोस्तों, राज्य की 1971 की जनसंख्या, जिस राज्य के विधायक का मत मूल्य निकाल रहे हैं, बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। राज्य की 1971 की जनसंख्या हो गई दोस्तों, फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या और भाग 1000। 1971 की जनसंख्या है, फिर बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, अगर मनोनीत तो शामिल नहीं होगा, निर्वाचित है, और भाग 1000। यह सूत्र एक विधायक का मत मूल्य तैयार करेगा या एक विधायक का मत मूल्य निकालने में काम लिया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, भारत में सर्वाधिक मत मूल्य वाला जो विधायक है वो है उत्तर प्रदेश का। सर्वाधिक मत मूल्य वाले जो विधायक है उत्तर प्रदेश का, और न्यूनतम है वो सिक्किम। तो इस चीज का ध्यान रखना, यूपी के एक विधायक का मत मूल्य 208 और सिक्किम के एक विधायक का मत मूल्य है 7। सर्वाधिक मत मूल्य वाला जो विधायक है साथियों वो है उत्तर प्रदेश का 208 और सबसे कम है सिक्किम 7। और हमारे राजस्थान के विधायक के मत मूल्यों की अपन चर्चा करें तो वो है 129। और ये इत्तेफाक है या संयोग है कि छत्तीसगढ़ जो है उसके विधायक का मत मूल्य भी 129 है। तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों के विधायकों का मत मूल्य 129 है, सबसे कम सिक्किम 7 है और सर्वाधिक यूपी 208 है। 1971 की जनसंख्या, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या और भाग 1000 वाले फॉर्मूले से आप एक विधायक का मत मूल्य निकाल सकते हैं और समस्त विधायकों का मत मूल्य अलग अलग होगा। साथियों अब हम चर्चा करेंगे सांसद का मत मूल्य निकालने का सूत्र। एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकलेगा तो वो सुनो। समस्त विधायकों का मत मूल्य जितने भी विधायक हैं भारत में समस्त राज्यों में, उन समस्त विधायकों का मत मूल्य एक जगह जोड़ लिया जाएगा और बटा
निर्वाचित सांसदों की संख्या, निर्वाचित सांसदों की संख्या और समस्त विधायकों का मत मूल्य। समस्त विधायकों के मत मूल्य में निर्वाचित सांसदों की संख्या का अपन भाग दे देंगे तो एक सांसद का मत मूल्य अपने पास निकल करके आ जाएगा। और एक सांसद का मत मूल्य होता है दोस्तों 700। सांसद का मत मूल्य समान है, चाहे वो राजस्थान का, यूपी, बिहार, सिक्किम का, कहीं का भी है, समान है, 708 है। पर विधायकों का मत मूल्य अलग अलग है और सांसद का मत मूल्य होता है 708। विधायकों में सबसे कम सिक्किम है, संख्या 7 है। सर्वाधिक यूपी है, संख्या 208 है। हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की, और इस टॉपिक में हम कुछ चीजें हैं जिन पर और चर्चा करेंगे। क्योंकि हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं और राष्ट्रपति में हमने अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक जो अनुच्छेद हैं उनकी चर्चा की है, और साथ में ही आज हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन का भी वर्णन किया है। दोस्तों एक तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। इस चीज का आप ध्यान रखना, अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको उपराष्ट्रपति सूचित करेगा, पर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। और एक बात हम और क्लियर करेंगे, राष्ट्रपति का वेतन। दोस्तों वेतन की हम बात करें तो राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन है 5 लाख रुपए। वेतन में जो महत्वपूर्ण चीज है या महत्वपूर्ण पक्ष उस पर हम चर्चा करेंगे। वेतन कुल है 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति को वेतन कहां से मिलता है? भारत की संचित निधि से। संचित निधि से राष्ट्रपति को वेतन मिलता है। संचित निधि क्या है? भारत का खजाना अथवा पर्स। दोस्तों संचित निधि से राष्ट्रपति को वेतन मिल रहा है और इसी संचित निधि को भारत का खजाना अथवा पर्स कहा जाता है। और इस भारत के खजाने का रक्षक कौन होता है? CAG, कंट्रोलर ऑडिट जनरल, अर्थात नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक केग इस खजाने का रक्षक होता है। संचित निधि को भारत का खजाना कहा जाता है और राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है 5 लाख रुपए वो संचित निधि से ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा और वेतन मिलेगा 5 लाख रुपए और प्राप्त होगा संचित निधि से। साथियों आज की क्लास में हमने राष्ट्रपति पढ़ा है और राष्ट्रपति में अनुच्छेद 52 से 62 तक का उल्लेख किया है और साथ में ही राष्ट्रपति के निर्वाचन का। अगली क्लास में हम राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, जो क्षेत्राधिकार हैं, उनका विभाजन करेंगे। पहले सामान्यकालीन शक्तियां और फिर आपातकालीन शक्तियां। तो दोस्तों आपसे मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, आप प्रगति क्लासेज के YouTube चैनल पर आइए और यहाँ से जो सेवाएं दी जा रही हैं उनका लाभ उठाइए। धन्यवाद।